नमस्कार, स्वागत है आपका पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर। आज 9 अगस्त है। आज ही के दिन से 1942 में भारत की आज़ादी के लिए एक बड़ा आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था, इसलिए इस दिन को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में जाना जाता है। साथ ही आज विश्व आदिवासी दिवस भी दुनिया भर में मनाया जा रहा है। बहुत सारे राजनीतिक और सामाजिक मायने हैं आज के दिन के, और इन्हीं तमाम संदर्भों में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश के और ख़ासतौर पर बुंदेलखंड के वरिष्ठ और दिग्गज नेता पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा हैं। उनसे बात करेंगे इस दिन के विषय में, उनकी जो राजनीतिक संभावनाएं हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरह से 1942 में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी आज के दिन से, और जो सोच थी भारत स्वाधीनता संग्राम में जो क्रांतिकारी थे उनकी, क्या आज आप देखते हैं कि उस सोच का भारत निर्मित हुआ है? देखिए, वो जो गांधी जी की सोच थी, वो जिन उद्देश्यों को लेके ये लड़ाई लड़ी गई फ्रीडम के लिए और देश में प्रजातंत्र लाने के लिए, 5 साल बाद पूरी हुई 47 में। लेकिन आज जो दुर्गति हो रही है प्रजातंत्र की, मेरे ख्याल से शायद ही वो देश जिनमें प्रजातंत्र पहले से थी, डेमोक्रेसी पहले से थी, उनमें ऐसी दुर्गति नहीं हुई जो आज यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है आप भी देख रहे हैं। बल्कि उचित बात तो ये है कि ये दुर्गति कराने में मीडिया का भी काफ़ी कुछ श्रेय है, क्योंकि मीडिया में वो बात आ नहीं पा रही है। आज कोई भी संस्था आप ले लें, चाहे वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग हो या जो संवैधानिक पद हैं, उन सब पे ऐसा वर्चस्व बना के रखा है वर्तमान सरकार ने कि अब यहाँ पे प्रजातंत्र कितने दिन चल पाएगा, हमें तो ये भी लग रहा है। और गांधी जी ने जिन अच्छे उद्देश्यों के लिए जो अगस्त क्रांति की जो शुरुआत की थी, वो इतने जल्दी समाप्त हो जाएगी ये विश्वास तो नहीं था। लेकिन अब जो हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस के कमज़ोर होने के कारण भी इस तरह से जो आप कह रहे हैं कि स्थितियां बदली हैं, कांग्रेस आज पूरे देश में लगातार कमज़ोर हो रही है, उसकी कमज़ोरी के प्रति भी कोई चिंतन या विश्लेषण हो रहा है पार्टी के भीतर? देखिए, एक्चुअल क्या है, कांग्रेस कमज़ोर हुई नहीं, उसको कमज़ोर किया जा रहा है। देखिए, कहीं पे भी आप मान लें, गांव में या शहर में जो बहुत बड़ा आदमी होगा और एक बहुत गरीब आदमी जो होगा, उसके बीच में जो असमानता रहती है, वो हालत हुई है। तो ये इतने पावरफुल हो गए कि कांग्रेस के जो दिग्गज, चाहे वो नेता हों या फॉलोवर हों, उनको एन केन प्रकारेण अगर वो नहीं मान रहा है तो कहीं ईडी है, कहीं सीआईडी है, कहीं सीबीआई है, इस तरह से उनके ऊपर छापा मार मार के जब वो एकदम मजबूर हो जाता है, क्या करे फिर बेचारा। इस वजह से कमज़ोर हुई है, कांग्रेस कमज़ोर नहीं हो। और आज भी मैं बता रहा हूँ कि कांग्रेस के समय में या कांग्रेस के शासन में, चाहे जिसका रहा हो, नेहरू जी से लगा के और अपने मनमोहन सिंह के समय तक, सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा कुछ हुआ है तो उसमें किसान भाई हैं, आदिवासी हैं और हरिजन हैं। मतलब छोटे तबके को अगर किसी ने लाभ दिया है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और आज ये लोग, इन्हें तो सिर्फ अडानी और अंबानी जैसे लोग दिखते हैं जो इनकी इनडायरेक्ट पेट पूजा इनकी जो कर रहे हैं, या जो भी आप मान के चलें। लेकिन जब बीच में जनता मौका देती है, जैसे मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो जनता ने 2018 में मौका दिया था, बड़े पैमाने पर सीटें आई, लेकिन फिर सत्ता संभाल पाने में भीतरी स्तर पर जो गुटबाजी थी उसके कारण सत्ता नहीं संभाल पाई कांग्रेस। तो जनता भी देखती है कि आप संभाल नहीं पा रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है, कांग्रेस में मध्य प्रदेश में 3-4 लोग हुआ करते थे, जिनमें एक में दिग्विजय सिंह हैं, कमलनाथ जी हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, अजय सिंह जी हैं। वर्तमान में इन 4-5 लोगों में, इन्हीं 4-5 लोग चुनाव लड़वाते थे, इन्हीं के फॉलोवरों को टिकटें दी जाती थी। अब उन 4-5 लोगों में से अगर कोई बेईमानी कर जाए, जो सिंधिया ने किया है, हालांकि ये खानदानी काम है उनका, बेईमानी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसमें कोई अतिशयोक्ति भी नहीं है, तो ये कांग्रेस कमज़ोर थोड़ी हुई है। ये तो घर में जिसे अपन ये कहते हैं ना कि घर में जो फूट जो होती है, उनने हमारा घर फोड़ लिया।
फोड़ लिया, मजबूरियाँ फोड़ लिया, उनको दबा दिया कि तुम्हारी ज़मीनें, तुम्हारा महल, तुम्हारा ये खुद डर गया। दूसरा क्या हुआ, ये सिंधिया हार गया चुनाव, वो चुनाव अपने वजह से हारा, वो अपने आप को आज भी राजा समझता है। ये प्रजातंत्र है साहब, एक से एक बड़े से बड़े लोग लाइन में खड़े हैं, तुम्हें भी खड़ा होना होगा, लेकिन ये आज भी अपने आप को राजा मानता है। बस 2023 में क्या भविष्य देखते हैं? 2023 में कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, कांग्रेस का भविष्य बहुत अच्छा है, और भविष्य तो इस बार जनता बदलेगी। एक बात आप मान के चलें कि जब जनता जितनी परेशान हो गई है, कांग्रेस में अगर थोड़ी बहुत कहीं पे कमी भी रही तो भी आप ये मान के चलो कि जनता उस कमी को ना देखते हुए, और इन लोगों को जो जिस तरह के लोग यहाँ पे बैठे हैं, मतलब कौन चला रहा आज इस देश का? होम मिनिस्टर कौन है? मतलब होम मिनिस्टर वो लोग हैं कि जो तड़ी पार थे, तड़ी पार लोगों के हाथ में इस देश की गृह विभाग की जिम्मेवारी है। अब आप खुद इससे अंदाज लगा लें कि देश का भविष्य क्या होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इस क्षेत्र में जहां पर अब बीडी शर्मा को एक फेस बनाने की कोशिश की है पिछले दिनों, वो लोकसभा से यहां प्रत्याशी बने, लोकसभा सदस्य बने, और उसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए। तो इस क्षेत्र में बुंदेलखंड में जहां पिछले चुनाव में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भाजपा और मजबूती से प्रयास कर रही है। कुछ नहीं कर रहे ये लोग, तो सब लूट खसोट मचाए हुए हैं, चाहे वो उनके सांसद हों, चाहे उनके सांसद के प्रतिनिधि हों। सिवा लूट खसोट के उनके कोई काम नहीं है। गरीब आदमी हैं ये, चूँकि ये पुराना गोंडवाना कहलाता है, यहाँ पे आदिवासियों का राज्य रहा है, और बहुत अच्छे दिन की बात है कि आज आदिवासी दिवस भी है। तो जो कार्यक्रम युवक कांग्रेस वालों ने जो रखा है वो बहुत अच्छी बात है। आज सावन सोमवार भी है, जो धार्मिक उसमें जिसको बहुत महत्व है। तो ये बीजेपी वाले कुछ नहीं है, ये तो सब जैसे मैंने बताया कि डरा के, धमका के, लोभ लालच इस तरह का ये सब दे के इन्होंने सत्ता पाई है। और अब इस बार आप ये मान के चलो। और दूसरा ये है, हम तो आज भी कह रहे हैं कि वोटिंग में मशीनों के द्वारा हेर फेर कराई जाती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। 100% हम ये कह रहे हैं कि ये लोकप्रियता में नहीं जीत रहे हैं। क्या आप भी इस मांग से जुड़े हैं कि चुनाव जो है वो ईवीएम मशीन से नहीं होने चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। हमें तो आप एक बात बताइए, यूरोप अमेरिका में जिन्होंने इसका आविष्कार किया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का, जब उन लोगों ने बदल दी तो यार अपन लोग तो बहुत पिछलग्गू थे उनके, क्या अपन क्यों नहीं बदल सकती? इन्हें कौन सी तकलीफ़ है, क्यों नहीं बदल सकती ये? लेकिन फिर भाजपा सवाल करती है कि जब नतीजे आपके अनुकूल होते हैं तब ये आरोप नहीं लगते। बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस को सफलता मिली इसी ईवीएम मशीनों से। देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के इलेक्शन से मतलब है। केंद्र सरकार में गारंटी से हम ये बोल रहे हैं कि उसमें मशीनों का हेर फेर होता है। इन्होंने पिछले चुनाव में यूपी में भी मशीनों से हेर फेर किया है। एक आखिरी सवाल, और आपके निजी राजनीति से जुड़ा हुआ, बहुत सारे लोग आपके जो समर्थक हैं, फॉलोअर हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि 2023 में आपकी क्या भूमिका रहेगी? हम तो भैया सिपाही हैं कांग्रेस के, जहां हमें पार्टी बताएगी कि आपको ये करना है, जो हमें काम दिया जाएगा हम करेंगे। क्या हम ये मान के चलें कि इस बार राजनगर विधानसभा से या आप दावेदारी करेंगे या आपके पुत्र युवक कांग्रेस के सिद्धार्थ शंकर बुंदेला वो दावेदारी कर सकते हैं? देखिए, दावेदारी करना प्रत्येक कार्यकर्ता का काम है। वो कहीं से भी कोई भी दावेदारी कर सकता है, इसमें कहीं कोई बुराई वाली बात नहीं है। निर्णय लेना हाईकमान का काम है। वो जहाँ वो जिसको बताएगी कि आप फलां से जगह से लड़ें, आप ढिकां जगह से लड़ें, आप वहाँ काम करें, या आप चुनाव न लड़ के आप संगठन का काम करें, वो ही हम लोग करेंगे। ये आपकी पुरानी विधानसभा रही है, यहाँ काफ़ी दिनों तक आपने नेतृत्व दिया है। पार्टी अगर यहाँ से मौका देती है तो फिर क्या जनसेवा के लिए उतरेंगे? भाई, पार्टी कहीं से भी मौका देगी, वो वहाँ से पार्टी का आदेश ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं। वो जहाँ से कहेंगे कि आप ये काम करिए, हम वो काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप थे शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, मुन्ना राजा, बुंदेलखंड के एक दिग्गज कांग्रेसी नेता। तमाम संदर्भों में बात हुई और सबसे बड़ा संदर्भ था आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। 2023 नज़दीक है, ऐसे में राजनगर विधानसभा में एक राजनीतिक शख्सियत के रूप में उन्हें विकल्प के तौर पर कांग्रेस आजमा सकती है या उनके बेटे को मौका दे सकती है। इस मुलाकात में इतना ही। नमस्कार।